किशोर अवस्था जिसे हम टीनेज ईयर्स भी कह सकते हैं 13 से लेकर 19 साल की आयु एक हमारे बच्चों के लिए एक अनूठा चरण हो सकता है जो हर एक जीवन के पहलू में बदलाव और विकास का एक प्रतीक भी होता है। ये जो समय होता है न केवल शारीरिक परिवर्तनों का होता है बल्कि बच्चों के लिए एक मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भी होता है। हम बात कर रहे हैं 13 से लेकर 19 वर्ष की आयु की बच्चों की जिसे हम एडोलसेंट भी कह सकते हैं। ये जो दौर होता है इस दौर में बच्चे स्वतंत्रता की खोज में होता है। हर एक बच्चा खुद को इंडिपेंडेंट करता है, खुद की पहचान को वो परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बच्चों के लिए ये सफल जो होता है एक चुनौतियां, संघर्ष और असुरक्षा से भी भरा होता है। चाहे उनके जीवन में माता पिता हो, शिक्षकों हो, परिजनों की भूमिका केवल गाइड बनने तक सीमित नहीं होती। यह हमें समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, बल्कि बच्चों की उनकी यात्रा को आसान और सार्थक बनाने की होती है। तो एज अ पेरेंट टीचर हमारा यह फर्ज बनता है इस यात्रा को हम सफल करने की कोशिश करें। आइए इस विषय को गहराई से समझें और उन चुनौतियों को और उनके समाधान की ओर बढ़े। आज का वीडियो का मेरा पर्पस यही है, जो किशोरावस्था का अनिवार्य हिस्सा है। इस किशोरावस्था के अनिवार्य हिस्से को किशोरावस्था की चुनौतियां और समाधान आपकी मदद के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन समाधान किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा का पहला सॉल्यूशन जो आता है या जो प्रेशर होता है जिसे हम सहकर्मी दबाव या पीयर प्रेशर करेंगे। मित्रता और दबाव के बीच बच्चों में हमेशा एक संघर्ष होता है। जब बच्चे किशोर या अपने दोस्तों और सामाजिक संबंधों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, ये एडोलसेंट एज इसी तरह का होता है। एक ग्रुप में चाहे बच्चा एक ग्रुप में फिट होने के लिए चाहे उन्हें कई बार गलत निर्णय लेने और अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और मूल्यों के साथ समझौता करने पर ये मजबूत या हम कहेंगे मजबूत करने के खिलाफ जो वर्ड आता है वो मुझे मजबूर करना पड़ता है कि नहीं, मुझे इस ग्रुप में जाना चाहिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर इस तरह का आपका बच्चे का बर्ताव है तो गलत आदतों से धूम्रपान हो सकती है, शराब हो सकती है या ड्रग की शुरुआत हो सकती है। तो इसी दौर में पीयर ग्रुप की प्रेशर में आत्मसम्मान या सेल्फ स्टीम को वो कम देखने लगता है और उसका नतीजा होता है मानसिक तनाव और अवसाद। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारे बच्चों को इसी अवस्था में ना कहना सिखाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। बच्चों को ये समझाए कि पीयर ग्रुप में सही और गलत का फैसला उनके मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ये छोटा सा पॉइंट आ जाता है। इस समय एक सकारात्मक सहयोग हमारी ओर से होनी चाहिए। उनकी मदद करके वे दोस्तों का चयन करें जो उन्हें प्रेरित करे, उनका भला चाहे। तो हमारा सहयोग इस बात पर होना चाहिए किस तरह से हम दोस्तों को चुन सके। इस एज में पेरेंट्स से खुली बातचीत होनी चाहिए। अपने बच्चों के अनुभवों, उनके संघर्ष को समझने के लिए उनकी बातें हमें बिना आलोचना कर कर सुननी चाहिए। पीयर ग्रुप के प्रेशर को हमको इस तरह से देखना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर्स, एज अ काउंसलर भी। तो पीयर ग्रुप का प्रेशर हम किस तरह से हल कर सके। सेकंड बात आती है, इस एज में खुद की तुलना और असुरक्षितता, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी बच्चों में इस अवस्था में होती है। अद्वितीय को समझना, समथिंग पेक्युलर मैं हूं। तो सोशल मीडिया हो और जो अलग अलग माध्यम आते हैं, टीवी हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, या इन प्रभाव किशोरों को आत्मसंदेह
और एक असुरक्षा का शिकार बनाते हैं। समटाइम्स जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो सुरक्षा महसूस कर लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे खुद को असुरक्षित समझने लगते हैं। तो अपनी उपस्थितियां, अपनी क्षमता और उपलब्धि को दूसरों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से वो हमेशा देखते रहते हैं। जिस तरह से यूट्यूब पर मेरे इतने फॉलोअर है, मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, तो ये इस तरह का कंपैरिजन इस एज में बच्चों के साथ हमेशा होता है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो हमारे किशोर बच्चे में आत्मविश्वास में गिरावट हो सकती है। जीवन में सफलता पाने का हमेशा डर रहता है कि मेरा पीयर्स ग्रुप कुछ कर रहा है, एक असंतोष और नकारात्मक सोच होती है। तो इसको हल करने के लिए पेरेंट्स के पास कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए। तो हमारा फर्ज बनता है अनुकूल माहौल को तैयार करें। अपने बच्चों की जो उपलब्धियां हैं, अपने बच्चों के जो गुण हैं, उन्हें हमें सराहना चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर नहीं है बच्चों में तो कौशल विकास करना चाहिए, उन्हें नई रुचियां और क्षमताओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो आज बहुत छोटी लेवल पर हो सकती है। सोशल मीडिया को सीमित उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन एक क्वालिटी हो सकती है, लेकिन बच्चों को सिखाए कि ऑनलाइन छवि वास्तव जीवन में ये हमारी पहचान नहीं होती। ये रियलिटी और वर्चुअल दुनिया का एहसास और डिफरेंस बताना, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फर्ज बनता है। थर्ड जो प्रेशर्स आता है या टेंशन जो होता है, एकेडमिक दबाव, जिसे हम एकेडमिक प्रेशर्स भी कहेंगे, तो उससे हमें संतुलन बनाना बच्चों को सीखना चाहिए। एकेडमिक प्रेशर्स इस किशोर अवस्था में हमेशा होती है, चाहे वो हमसे हो सकती है, सोसाइटी से हो सकती है। अगर इस समस्या को नहीं सुलझाएंगे तो शिक्षा में सफलता प्राप्त करने का दबाव किशोरों पर भारी पड़ सकता है। इस अवस्था में परीक्षा का डर होता है, करियर की अनिश्चितता होती है और माता पिता की उम्मीद उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकती है। हम आपके ही बच्चों को देखो, हमें लगता है कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, बड़ा बिजनेस बन जाए, कुछ पैसा लेकर आए, हमारा नाम रोशन करे, लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी पर इसका असर कुछ अलग सा ही पड़ता है। अगर इस तरह का बर्ताव हम अपने बच्चों के साथ इनडायरेक्टली कर सकते हैं तो डेफिनेटली तनाव, औसत होना, समय प्रबंधन की कमी होना और उसे हमेशा असफलता का डर रहता है। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ काउंसलर, हमें इस तरह की सिचुएशन को अगर हैंडल करना है तो हमारे पास डेफिनेटली देयर मस्ट बी द समथिंग टूल्स होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट टूल्स आता है, काउंसलिंग टूल्स आता है, जिसे हम कहेंगे यथार्थवादी लक्ष्य। उन्हें प्रेरित करे कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वो स्टडी का माहौल हो सकता है, चाहे खेल के लिए हो सकता है। मनोरंजन का महत्व उनके साथ होना चाहिए। पढ़ाई और खेल, ये रचनात्मक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना रखना और किस तरह से करते हैं ये देखना भी हमारा फर्ज बनता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अगर हम में होता है तो उन्हें उनकी कोशिशों के लिए हम जरूर उन्हें सराहना चाहिए, न कि केवल परिणाम के लिए। एटलीस्ट वो कोशिश कर रहा है, इसके लिए हमारे कुछ इंस्पायरेटिव और मोटिवेशनल वर्ड उसी के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट समस्या इस एज में क्या आती है बच्चों के लिए, वो होती है भावनात्मक अस्थिरता, जिसे हम इमोशनल टर्मोइल कहेंगे, और बदलते हार्मोन और ये मनोदशा का डेफिनेटली प्रभाव होता है इस एज की अगर हम बात कर लेते हैं। तो ये जो अस्थिरता आती है, इमोशनल टर्मोइल जो आता है, हार्मोनल बदल किशोरों की भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करता है। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ये गुस्सा हो, अकेलापन हो, यहां तक कि चिड़चिड़े स्वभाव का कारण बन सकता है। अगर बच्चा 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में गुस्सा कर रहा है, अकेलापन महसूस करना चाहता है, तो डोंट कंसीडर इन अनदर वे। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एज। ये हमें याद रखना है। अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारे और उसके बीच जो रिश्ते होते हैं उसमें तनाव आएगा, आत्मनियंत्रण की कमियां हम महसूस करेंगे और समटाइम्स अवसाद और आत्महत्या के विचार भी इस तरह की किशोरावस्था में आते हैं और हम सोशल मीडिया में इस तरह की खबरों को हमेशा देखते रहते हैं। तो हमारे पास कुछ तो सोल्यूशन होने चाहिए। इस समय समझदारी और धैर्य, उन्हें शांत मन से सुने, उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करें। वो अगर हम शांत मन से सुनते तो ही पॉसिबल होगा। तनाव प्रबंधन क्या कर सकते हैं, योग हो सकता है, ध्यान हो सकता है, गहरी सांस हो सकती है। इस व्यायाम की मदद से उनकी मनोदशा को हम बेहतर बना सकते हैं और ये प्रैक्टिकल करके हमें उन्हें बताना पड़ेगा। विशेषज्ञ की सहायता, अगर उसकी व्यवहार चिंता का विषय बनता है हमारे घर में, स्कूल में, तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनकी मदद करने में बिल्कुल कुछ
संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर व्यवहार उसका सही नहीं है, आमतौर पर नहीं है, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग वी हाउ टू टेक द हेल्प ऑफ द जो भी स्पेशलिस्ट आते हैं उनकी हमें मदद लेनी चाहिए। फिफ्थ जो आता है व्यक्तिगत पहचान की खोज, आइडेंटिटी क्राइसिस इस एज में होते। मैं कौन हूं उसका उत्तर तलाशने की बच्चा इस एज में कोशिश कर लेता है कि मैं समथिंग डिफरेंट हूं। इस किशोरावस्था में अपने अस्तित्व और समाज में अपनी भूमिका पर सवाल उठाते हैं। मैं कुछ अलग हूं, बच्चा चाहता है। कभी कभी वे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनने की कोशिश में अपनी पहचान को भूल जाते हैं। दूसरे में कौन से आते हैं? समटाइम्स हम खुद हो सकते हैं, समटाइम टीचर हो सकते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया का कोई आइडियल हो सकता है, कभी गेमर हो सकता है। उन्हें लगता है कि नहीं, अगर मैं उस तरह से नहीं बनता हूं तो शायद मेरे आत्मसम्मान में कुछ कमियां महसूस हो जाती है, मैं कुछ गलत निर्णय ले सकूंगा। और ये भावनात्मक संघर्ष इस एज में बच्चों के साथ होता ही रहता है। अगर ये भावनात्मक संघर्ष होता है तो हमें कुछ ना कुछ उसे हमारे पास खुद के अपने सॉल्यूशन होने चाहिए। तो हमारा फर्ज बनता है पेरेंट का, हमारे इस तरह से किशोरावस्था के बच्चों के लिए आत्म खोज के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को उनकी रुचि के क्षेत्र में प्रयोग करने का मौका दे, चाहे वो फुटबॉल हो सकता है, चाहे वो पेंटिंग हो सकती है, चाहे वो आर्चरी हो सकती है। सकारात्मक रोल मॉडल उन्हें ऐसे व्यक्तियों से मिलाए जो उन्हें प्रेरित कर सके। और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमें ये सोच समझ के देना चाहिए। हमारे पास मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए उनके लिए। उनकी सिखाई गए व्यक्तिगत पहचान को बनने के लिए कुछ समय और अनुभव लगता है, ये हमें उन्हें बताना चाहिए। आप जो बनना चाहते हैं या आप जिस विषय में रुचि लेना चाहते हैं, उस रुचि के लिए उसमें बरकरार रखने के लिए आपको समय लगेगा, आपको अनुभव लगेगा। ये बात या काउंसलिंग हमारे बच्चों के साथ होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या इस अवस्था में जो आती है ना, सोशल मीडिया और डिजिटल युग के प्रभाव को, तो दिस इज द सोशल मीडिया का इफेक्ट हो जाता है, असलियत और आभासी दुनिया के बीच संघर्ष कर लेता है। आज सोशल मीडिया इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ, लेकिन बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया जाता है तो हमेशा पेरेंट्स के लिए हमेशा डर रहता है कि ये गैजेट और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग किशोरों की एकाग्रता, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल पर गहरा प्रभाव डालता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एकलौता बेटा है, बेटी है, तो हमें भी कुछ निर्बंध आते, कुछ लिमिटेशंस आते, कुछ हद तक ही हम उनको सीमित कर सकते हैं। अगर ये सोशल मीडिया का इफेक्ट उनके हर एक मैं कहता हूं कि क्षेत्र में आता है तो शायद साइबर बुलिंग की समस्या हो सकती है। मानसिक थकावट लगता है। अगर बच्चा 6-7 घंटे कंटिन्यूसली गेम देख रहा है तो उसके साथ गेम के साथ समय की बर्बादी हो जाती है। और ये जो ब्लू स्क्रीन से जो भी रे आती है सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से, तो एक मानसिकता में थकावट जरूर महसूस हो सकती है। तो हमारा फर्ज बनता है बच्चों के साथ डिस्कस कर इस तरह की टेक्नोलॉजी का सीमित उपयोग करें। स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए नंबर ऑफ एप्स आ जाते हैं। उस एप्स को देखो, इस ऐप को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। और ऑफलाइन गतिविधियां बच्चों के लिए, चाहे वो खेल हो सकता है, कला हो सकती है, कोई सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें। इंस्टेड ऑफ द मोबाइल, इंस्टेड ऑफ द डिजिटल मीडिया, अगर ऑफलाइन एक्टिविटी में बच्चा भाग ले रहा है तो उसे प्रोत्साहित करें। साइबर जागरूकता, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा और जिम्मेदारी सिखाए। पेपर में इस तरह के नंबर ऑफ घटनाएं आती है। वो घटना हम फैमिली एक जगह पर खाने के टाइम जरूर टेबल पर इस घटना की चर्चा करें, किस तरह से साइबर बुलिंग हो जाती है, किस तरह से चोरियां कर लेते हैं, तो शायद उसके मन में एक सजगता क्रिएट हो जाए। सेवंथ जो पॉइंट आता है गुस्से का प्रबंधन, या हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, संयम और सहिष्णुता का विकास। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये किशोरावस्था में सबसे इंपॉर्टेंस होता है। कॉन्फ्लिक्ट होना, गुस्सा हर एक के लिए वो स्वाभाविक होता है, लेकिन किशोरों में कई बार ये नियंत्रित नहीं हो पाता। हम वो हमेशा देख लेते, गुस्सा आता है, ये परिवार समाज में उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। एक चीज मुझे चाहिए, मुझे आज ये पेन चाहिए, आज मुझे डिजिटल मीडिया चाहिए, अगर नहीं मिलता तो बच्चा थोड़ा सा गुस्सा कर लेता है। लेकिन गुस्सा 1-2 दिन से ज्यादा हो जाता है तो हमें सजग होना चाहिए। तो इसके लिए गहरी सांस
तकनीक जो होती है गुस्से के समय के धीमे और गहरी सांस लेना उन्हें सिखाया, किस तरह से गुस्सा वो कंट्रोल कर लेती है। उसे लिए हमें सांस की टेक्निक हमें खुद से सीखनी चाहिए। समस्या समाधान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्हें समझाए कि गुस्सा एक ऊर्जा का रूप होता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन वो ऊर्जा होती है। अगर इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में हम लेके जा सकते हैं तो ऊर्जा एक हमारी पावर बन सकती है। और इस तरह के समय में शांत बातचीत करना, संघर्ष या टकराव की स्थिति में ओनली एंड ओनली संवाद से ही उसे हल हो सकती है। इस टेक्निक के ऊपर हमारा सबसे बड़ा भरोसा होना चाहिए। और सबसे मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हम रिश्ते की बात की है तो रिश्तों में जटिलता, रिलेशनशिप इश्यूज बच्चों में इस एज में हमेशा दिखाई देता है। भावनात्मक समझ का महत्व उनके लिए होना चाहिए। क्या होता है बच्चों में इस समय में, क्या होता है, किशोर अपनी रिश्तों को लेकर थोड़े से असमंजस में रहते हैं। चाहे वो दोस्त हो सकते हैं, पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, या पहले बार किसी के प्रति आकर्षण भी हो सकता है। तो रिश्ते अलग अलग आ सकते हैं। तो ये इन भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में कठिनाई का सामना करते रहते हैं। ये दे बिकम इमोशनल। कोई भी रिलेशन हो सकता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे रिश्तेदार का हो सकता है या कभी कभी अपोजिट सेक्स का भी रिलेशन हो सकता है। अगर इनको हम अच्छी तरह से पहचान नहीं पाते तो अनचाही बहस हो सकती है, कुछ गलतफहमियां हो सकती है, लोगों के ऊपर हमारे किशोर का भरोसा कम हो सकता है, कई समय पर भावनात्मक ठेस हो सकती है, मानसिक तनाव का उन्हें सामना ही करना पड़ता है। अगर इस तरह की रिलेशनशिप में इश्यू आ जाते हैं तो एज अ पेरेंट हमें उनके लिए कुछ समाधान देखना ही पड़ता है। क्या समाधान हो सकता है? स्वस्थ संवाद बच्चों को यह सिखाता है कि रिश्तों में अपनी भावनाओं और विचारों को सम्मान पूर्वक किस तरह से व्यक्त करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा, स्वस्थ चर्चा में उन्हें सीमाओं का महत्व समझना चाहिए। उन्हें यह समझाए कि हर रिश्ते में व्यक्तिगत सीमाओं का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर होती है। अनुभव से रोल मॉडल बने तो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिश्तों को संभालने का एक सकारात्मक उदाहरण हम पेरेंट्स, माँ और बाप उनके साथ प्रस्तुत करें तो ये किस तरह का मॉडल बन सके, ये हमारे पास उसका नॉलेज होना चाहिए। एज ए पेरेंट्स मेरे बच्चों के लिए किस तरह से रिश्ता या रिश्ते का हम परिचय कर लेते, ये हमारे पास अच्छी तरह से मॉडल होना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है करियर एंजाइटी की। जो भी लक्ष्य हम तय करना चाहते हैं, निर्धारण करना चाहते हैं, उसमें संतुलन बनाना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। इसी उम्र में 10th हो, 12th हो, किशोर अपनी करियर जीवन को लक्ष्य को लेकर अक्सर उलझन में, चिंता में रहते हैं। तो सोसाइटी का, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर्स बन रहा है, आपका क्या कर रहा है। वो खुद अपनी क्षमताओं पर संदेह कर लेते हैं। समटाइम्स अगर मुझे अच्छी तरह से मार्क्स नहीं मिलते, मेरे दोस्तों को अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाते हैं, तो उससे प्रभावित हो सकते हैं कि यार करियर का मुझे तो टेंशन आ रहा है, उसकी वजह से मुझे एंजाइटी आ रही है। तो अगर इसको हम हल नहीं कर लेते तो डेफिनेटली हमारे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है। आत्मविश्वास भी कहीं पर उसे कमी लगती है कि यार नहीं, मुझे मैथ का सिलेबस मुझसे कभी भी नहीं होगा। अगर मुझे मैथ में अच्छे नहीं मार्क्स मिलते तो शायद मैं गलत करियर को चुन सकता हूं जो मुझे डॉक्टर्स या कई इंजीनियर बनने की तगार पर लेके जाता है। तो हमारा काम क्या बनता है? करियर परामर्श। अगर करियर की समस्या है तो समय समय पर उनके लिए करियर काउंसलिंग का आयोजन करें। करियर काउंसलिंग ये स्पेशलिस्ट होता है, अपने अपने क्षेत्र में अपनी बच्चों को कस्टमाइज रिपोर्ट दे सकते हैं। व्यवहारिक अनुभव। व्यवहारिक अनुभव का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव, मैं जो बनना चाहता हूं, विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव लेने के लिए प्रेरित करें। जैसे इंटेंसिव आती है जब भी टाइम मिलता है। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूं तो ग्राफिक डिजाइनर किस तरह से काम करता है, उसके साथ उसकी पहचान करना, सकारात्मक समर्थन करना, उनके सपनों को समझना, बिना आलोचना कर उनको साथ देना, ये भी हमारा फर्ज बनता है। शायद उनके लिए उनका करियर बहुत ही सपना हो सकता है या हमारे लिए भी सपना हो सकता है, तो भी कुछ हद तक हमें उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट पॉइंट आता है आज के बच्चों में आत्महत्या के विचार और मानसिक स्वास्थ्य में असंतुलन बनाए रखना, सुसाइडल थॉट कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में समस्या होती है। तो ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है, लेकिन हमारे पास उसके लिए भी समाधान होनी चाहिए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है किशोरावस्था के बच्चों में सुसाइडल थॉट्स आम बात हो चुकी है। कभी कभी किशोर भावनात्मक रूप से इतनी कठिनाई में पड़ जाते हैं, हम वो जान भी नहीं सकते कि वे निराशा का शिकार हो जाते हैं और घातक कदम जो नहीं उठाने चाहते उसके बारे में सोचने लगते हैं। शायद सुसाइडल थॉट्स ये भी वन ऑफ द बेस्ट व्यूज में हो सकता है। और हमेशा हम सोशल मीडिया पर 8 के स्टैंडर्ड या 9 के स्टैंडर्ड बच्चे में सुसाइड करती इस तरह के न्यूज हम देखने लगते हैं। तो अकेलापन और हताश होना, आत्मसंहार के विचार उसके मन में आना, परिवार और समाज पर एक दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव उनके मन में हो सकता है या सोसाइटी में हो सकता है। बच्चों को पीयर ग्रुप का प्रेशर या सोसाइटी या करियर का प्रेशर हो सकता है। सुसाइडल थॉट्स आज कब आते हैं ये देखना हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। तो ये जो चेतावनी की जो संकेत आते हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे अचानक से उनका अलग थलग रहना, गुस्सा या अजीब व्यवहार करना, तो उसके लिए कुछ हो सकता है तो पेशेवर की मदद लेना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अगर बच्चे की व्यवहार में गहरी निराशा देकर हमेशा वो डिप्रेस रहता है तो बिना विलंब हम कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के संपर्क करें। जिस तरह से मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात की, उनके साथ हमारा सरल संवाद होना चाहिए। एज अ पेरेंट उनसे संवेदनशीलता और धैर्य के साथ बात कर उन्हें बताया कि हर समस्या का समाधान होता है, चाहे कितनी भी चीज बुरी हो, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन होता है। ये इंस्पायरेशन के पास होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, किशोरावस्था किसी भी बच्चे की विकास में सबसे चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण स्टेज होती है। तो इसमें माता पिता, जिस तरह से मैंने कहा, शिक्षक और परिवार का सहयोग उन्हें एक आत्मनिर्भर और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बनाने में, उनकी पर्सपेक्टिव चेंज करने में जरूर मदद कर सकता है। तो धैर्य हो, विश्वास हो, एक सपोर्टिव माहौल हो से हम इस उम्र के संघर्ष को उनके लिए मार्गदर्शन और सीख में हम बदल कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, हमारी परिवार के सदस्य के लिए हमारी बच्चों को किस तरह से पहचानने के बाद किस तरह को उसको समाधान सोल्यूशन दे दे, यह हमारा एक जॉब बनता है। तो सिर्फ उनकी मदद नहीं करता, बल्कि जो अपने रिश्ते होते हैं उस रिश्तों को ये मजबूत बनाता है और गहरा बनाता है। तो ये किशोरावस्था की कुछ समस्या है और किशोरावस्था में बच्चों के जीवन को समझना, उसी के साथ उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना। मुझे लगता है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें जो चीज चाहती है या जो बनना चाहते हैं उनके ऊपर हमें कुछ सेंसिटिव होना, ये सबसे बड़ी विकास की कुंजी होती है। तो हमारी समाज की, माता पिताओं की और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि उन्हें इन चुनौती से निपटने के लिए मदद करें। लेकिन अगर चुनौती को निपटना है तो ये चुनौतियां क्या आती है, समस्या क्या होती है, उसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो हर एक किशोर अद्वितीय होता है, हमारे देश की संपत्ति होता है, उनकी जरूरतें अलग हो सकती है। इस दौरान दी गई सलाह और समर्थन उन्हें केवल इन चुनौती का सामना करने के लिए ताकतवर नहीं बनाता, उन्हें सशक्त नहीं बनाता, बल्कि अगर समाधान हम उसको एक अच्छी तरह से दे सकते तो एक आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और खुशहाल जीवन में हमारा बच्चा, हमारी किशोरावस्था जरूर बढ़ सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है इस तरह की अगर पावरफुल किशोरावस्था अगर बच्चे हमारे देश में हो सकते तो सुदृढ़ भारत बनने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है 10 हमने समस्या देखी, 10 समस्या का सोल्यूशन क्या होना चाहिए पेरेंट के साथ, वो चर्चा मैंने आपके साथ सोल्यूशन के साथ की, उनका प्रभाव क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा की। पूरी उम्मीद आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सराहेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर इस 10 समस्याओं में कुछ समस्या आपके बच्चों में होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसे ऐड करो, मुझे भी इस चर्चा में शामिल होने में बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।